फ्रेंड, वो बफरिंग की वजह से, नेटवर्क इशू की वजह से मुझे जो है अब उस वीडियो को अपनी जो है मुझे बीच में ही रोकना पड़ा प्रॉब्लम की। तो मैं ये ऑफलाइन अब इसके आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। क्या राज्य 6 से 14 वर्ष की तक की आयु वाले बालकों हेतु निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करें उपबंध करेगा, अवधारित करने का उपलब्ध करेगा। और इसी 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 में वर्णित मूल कर्तव्यों में एक नया मूल कर्तव्य 51 हो जाएगा, जो इस प्रकार है। जैसे देखते हैं, माता पिता अथवा संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथार्थ स्थित बालक या प्रतिपालय हेतु शिक्षा के अवसर प्रदान करें। आगे चलकर 2009 में बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड एजुकेशन एजुकेशन एक्ट 2009 पास किया गया है। इस संक्षेप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट RTE कहा जाता है। इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 वर्ष के वर्ग के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार प्राप्त है। सरकार ने 1 अप्रैल 2010 में इस कानून के रूप में लागू कर दिया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। ब्रिटिश कालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थीं? बताइए। ब्रिटिश कालीन शिक्षा की विशेषताएं थीं। हेडिंग है ब्रिटिश कालीन शिक्षा की विशेषताएं। सन 1857 से लेकर सन 1947 तक भारत पर ब्रिटिश शासन रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान कई राजनीतिक और आर्थिक कारणों से भारतीय शिक्षा में अनेक युगांतकारी परिवर्तन आए। ब्रिटिश कालीन कक्षा की अपनी कुछ विशेषताएं थी। ब्रिटिश कालीन जो शिक्षा दी जाती थी उसकी अपनी कुछ विशेषताएं थी, जिसका विवरण निम्नलिखित है। जैसे फर्स्ट है शिक्षा संस्थाएं। ब्रिटिश काल में संपूर्ण शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के 3 स्तरों में बांटा गया था। प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी स्कूलों में दी जाती थी। माध्यमिक शिक्षा जो है मिडिल स्कूलों, जूनियर हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कॉलेजों में दी जा रही थी। उच्च शिक्षा हेतु डिग्री कॉलेज तथा विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। सेकेंड है पाठ्यक्रम। ब्रिटिश काल में इतिहास, भूगोल, गणित, सामाजिक विषय, कृषि आदि सामान्य विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन प्रमुख स्थान यूरोपियन साहित्य एवं विज्ञान को प्राप्त था। उस छोटी कक्षाओं में शिक्षा मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से दी जाती थी। माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं में शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से दी जाती थी। थर्ड है शिक्षण विधियाँ। ब्रिटिश काल में प्राचीन काल और मध्यकाल की भांति ही
अधिकांशतः विज्ञान विधि का प्रयोग किया जाता था। विज्ञान विषयों की शिक्षा हेतु प्रयोगात्मक शिक्षण की व्यवस्था थी। फोर है परीक्षा प्रणाली। फोर हेडिंग है परीक्षा प्रणाली। अब देखते हैं ब्रिटिश काल में परीक्षा प्रणाली कैसी थी। ब्रिटिश काल में परीक्षा मौखिक व लिखित एवं क्रियात्मक परीक्षाओं के द्वारा छात्रों के शैक्षिक विकास का मापन किया जाता था। विभिन्न विषयों में छात्रों के ज्ञान को अंकों की मदद से अभिव्यक्त किया जाता था। छात्रों को उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण एवं प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी देने का रिवाज भी ब्रिटिश काल में ही प्रारंभ हुआ था। 5 है अध्यापक प्रशिक्षण। अध्यापक प्रशिक्षण ब्रिटिश काल में शिक्षकों को औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान कराना भी प्रारंभ किया गया था। प्रारंभिक तथा निम्न माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियां, विद्यालय प्रशासन और शिक्षा मनोवैज्ञानिक का ज्ञान कराकर उन्हें शिक्षण कला में पारंगत किया जाता था। 6 है परीक्षा प्रणाली। ब्रिटिश कालीन शिक्षा में औपचारिक परीक्षा प्रणाली का प्रारंभ किया गया। लिखित, मौखिक एवं क्रियात्मक परीक्षा के द्वारा छात्रों के शैक्षिक विकास का मापन होता था। छात्रों के विभिन्न विषयों के ज्ञान को अंकों द्वारा व्यक्त किया जाता था। छात्रों को उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी देने का नियम भी ब्रिटिश काल में ही शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा वुडवर्थ के घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए गए। यह घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए कुछ महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह था कि सरकार सामान्य जाति की शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दे। इसलिए घोषणा पत्र में उल्लेख है कि व्यक्तिगत शिक्षा संस्थाओं को सरकार अनुदान देकर हमें आशा है कि सरकार को शिक्षा प्रसार के लिए अनेक उदार व्यक्तियों से सहायता मिलेगी। धनी वर्ग अपने शिक्षा भार को स्वयं वहन करें। अब हमारा ध्यान विशेषताएं मध्यम तथा साधारण वर्ग की शिक्षा हेतु उपयुक्त स्कूलों की स्थापना तथा देसी पाठशालाओं के प्रोत्साहन की तरफ होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का क्या उद्देश्य और रूप हो, इस विषय में घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि उच्च शिक्षा के समान ही प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य यूरोप के ज्ञान का प्रसार करना है। केवल अंतर यह होगा कि प्राथमिक शिक्षा स्तर पर ज्ञान साधारण स्तर का होगा तथा स्थानीय भाषाओं के माध्यम से इसे प्रसारित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है वुडवर्थ के घोषणा पत्र में माध्यमिक शिक्षा के क्या सुझाव दिए गए थे। उत्तर है माध्यमिक शिक्षा के संबंध में वुडवर्थ घोषणा पत्र में प्रत्यक्ष रूप से कोई सुझाव नहीं मिलता है, परंतु माध्यमिक शिक्षा में प्रोत्साहन को स्पष्ट संकेत तो हैं कि भारतीय शिक्षा उद्देश्य यूरोपीय उच्च कला, विज्ञान, दर्शन तथा यूरोपीय साहित्य संपेक्ष में यूरोपीय ज्ञान का प्रकाश करना चाहित किया गया है। शिक्षा के इस उद्देश्य की प्राप्ति माध्यमिक स्कूलों द्वारा की गई, जिसमें शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी था। अतः कहा जा सकता है कि घोषणा पत्र में सिफारिशें माध्यमिक शिक्षा की वृद्धि हेतु सहायक सिद्ध हुई। अगला क्वेश्चन है वुडवर्थ के घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिए गए।
तो उत्तर है वुडवर्थ के घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा के प्रसार हेतु किए गए प्रसारों की सराहना की गई। स्त्री शिक्षा के लिए सरकारी सहायता के बारे में यह सुझाव दिया गया कि स्त्री शिक्षा के प्रोत्साहन की दिशा में जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उनके लिए हम अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट किए बिना नहीं रह सकते हैं। वुडवर्थ ने स्त्री शिक्षा के संबंध में घोषणा पत्र में कहा है कि भारत में स्त्री शिक्षा को सरकार द्वारा स्पष्ट एवं मैत्रीपूर्ण सहायता मिलनी चाहिए। हृदय से अपनी सहमति प्रकट करते हैं। घोषणा पत्र में यह भी सिफारिश की गई कि अनुदान प्रथा स्त्री शिक्षा में भी लागू की जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्ट आयोग के देसी शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव लिखिए। हर्ट आयोग ने देसी शिक्षालयों के बारे में कहा कि देसी शिक्षालयों का तात्पर्य भारतवासियों द्वारा भारतीय प्रणालियों के आधार पर संचालित स्कूलों की शिक्षा है। आयोग ने इनको नए सांचे में सम्मिलित करने के लिए स्कूल के विकास एवं संरक्षण की सिफारिश की। अंतरकाल की बाधाओं व कठिनाइयों का सामना करते हुए देसी स्कूल आज तक जीवित हैं। यह उनकी सजीवता सर्वप्रियता का घोतक है। हर्ट आयोग ने कहा कि देसी स्कूलों को यदि सरकार सुझाव के अनुसार स्वीकार कर लेती है और सहायता देती तो आवश्यक है कि उनकी शिक्षण प्रणाली में सुधार की आशा की जा सकती है तथा इस प्रकार सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय शिक्षा में एक महत्वपूर्ण स्थान की पूर्ति कर सकते हैं। देसी स्कूलों के महत्व को स्वीकार करते हुए हर्ट आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। पहला है उच्च तथा निम्न सभी प्रकार की देसी विद्यालयों को सरकार प्रोत्साहन दे। द्वितीय है देसी पाठशालाओं में प्रवेश पाने हैं तो किसी भी प्रकार का प्रतिबंधन न लगाया जाए। थर्ड है सरकार द्वारा अनेक पाठ्यक्रम में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न किया जाए। 4 पाठ्यक्रम में उपयोगी विषयों को शामिल करने हेतु सरकार विशेष सहायता दे। 5 है देसी विद्यालयों में शिक्षकों के प्रशिक्षण का उचित प्रबंध हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए हर्ट आयोग ने क्या सुझाव दिए। उत्तर है माध्यमिक शिक्षा की और प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा कम ध्यान दिया गया। उसके गुणों तथा दोषों को दूर करने हेतु आयोग ने निम्न सुझाव दिए। पहला है विद्यालयों को सरकार की ओर से मदद अनुदान दिए जाने चाहिए। सेकेंड है प्रत्येक जिले में एक से अधिक राजकीय विद्यालय न खोलाए जाएं। थर्ड है विद्यालय के भवन निर्माण, विज्ञान सामग्री, पुस्तकालय और फर्नीचर आदि हेतु सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान दिए जाएं। 4 है सरकारी स्कूलों में धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल में परिवर्तन कर दिया जाए। सरकारी स्कूलों को ही प्राइवेट स्कूलों में परिवर्तन कर दिया जाए। 5 है देश के किसी भाग में अंग्रेजी स्कूल के खोलने की आवश्यकता होने पर सहायक अनुदान प्रणाली के आधार पर खोला जाए। अगला क्वेश्चन है 52, लॉर्ड कर्जन के शिक्षा संबंधी सुझाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कर्जन
को कठोर एवं निरंकुश शासक होने के कारण राष्ट्रीय आंदोलन का विरोधी होना नितांत स्वाभाविक था। इसलिए भारतीयों द्वारा उसे घृणा किया जाना भी स्वाभाविक था। लॉर्ड कर्जन का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, इस पक्ष के अंतर्गत आती है। कर्जन की असाधारण विद्वता एवं उसकी विद्वता के फलस्वरूप शिक्षा में उसकी